एवरीवन, मैं रितु सक्सेना, प्रमोटर उत्सव ग्रुप। हेलो छाया जी। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ, मैं रितु सक्सेना, प्रमोटर उत्सव ग्रुप। नमस्कार। वी वर्क फॉर आर्ट एंड कल्चर और इसके लिए हम आर्ट कैंप, आर्ट एग्जीबिशंस, वर्कशॉप, जूम मीटिंग, ये सब हम समय समय पे आयोजित करते रहते हैं। और इसमें मेरा सहयोग देते हैं मुनीश कोला और आर्यन मेहता। जैसा कि आप सबको पता है कि आज का जो हमारा डिस्कशन का सब्जेक्ट है वो मधुबनी आर्ट है और हमारी गेस्ट आर्टिस्ट है छाया, डॉक्टर छाया कुमारी जी। नमस्कार छाया जी। थोड़ा सा नमस्कार मैम। नमस्ते। थोड़ा सा मैं छाया जी के बारे में बताना चाहती हूँ कि बाय प्रोफेशन छाया जी जो है वो एक डेंटल सर्जन है और ये अपना एक क्लिनिक चलाती हैं छाया डेंटल केयर करके। छाया डेंटल केयर की ये ओनर है और मोर देन 500 ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एग्जीबिशंस में ये पार्ट कर चुकी हैं। लगभग 50 के करीब ये वर्कशॉप आयोजित करवा चुकी हैं और इनकी एक बुक भी पब्लिश हुई है जिसका नाम है अ बिगनर गाइड टू मधुबनी आर्ट। मधुबनी आर्ट। और आप सबको जान के ये बहुत खुशी होगी कि इनके नाम बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स इनके नाम है बहुत सारे, जिसमें कि 2 टाइम्स गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनका नाम आया हुआ है एंड 7 टाइम्स इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एंड 5 टाइम्स एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। प्लीज वेलकम डॉक्टर छाया कुमारी। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले रितु मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैम। और सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू, अ वेरी वंडरफुल इवनिंग। होप वी ऑल ऑफ एंजॉय विद दिस मधुबनी पेंटिंग। दिस पेंटिंग इज फुल ऑफ कलर, ब्राइट कलर्स, ब्राइटनेस, फ्लावर्स, और मतलब जितनी भी ये पेंटिंग है फुल ऑफ प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, लव, लॉन्गिटिविटी सब कुछ शो करता है, डिपिक्ट करता है। तो आज का हमारा जो इवनिंग है हम मिथिला पेंटिंग को डेडिकेट करते हैं और बहुत खुशनुमा और अच्छा रहेगा। तो सभी का हार्दिक स्वागत है जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं और जो आगे इस वीडियो को देख के जुड़ेंगे उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। और रितु सक्सेना मैम का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इस वार्ता में आमंत्रित किया और मुझे यहाँ पर कुछ जो अपना नॉलेज है नॉलेज शेयर करने का मैम ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। तो मैम, माय हार्टिएस्ट थैंक्स एंड रिगार्ड्स टू यू एंड आई एम सो प्रिविलेज्ड एंड फील टू बी ऑनर्ड ऑन दिस प्रेस्टिजियस रेपुटेड प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच मैम। छाया जी, हम इसको वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। छाया जी, जैसे कि अभी आपने नाम लिया मिथिला पेंटिंग, तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि एक्चुअली इसका नाम क्या है, मधुबनी पेंटिंग या फिर मिथिला पेंटिंग? मैम, ये मिथिला पेंटिंग ही है। मधुबनी नाम से बहुत ज्यादा ये प्रचलित है और ज्यादातर लोग इसे मधुबनी पेंटिंग के नाम से ही जानते हैं। बट दिस इज ओरिजिनली कॉल्ड एज अ मिथिला पेंटिंग बिकॉज इट इज सेड टू बी ओरिजिनेटेड इन मिथिलांचल पार्ट ऑफ मिथिलांचल रीजन ऑफ नेपाल। जो इसका ओरिजिन हुआ था वो नेपाल में हुआ था, लेकिन द मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो मतलब अधिक तादाद में जो लोग थे वो इसकी प्रैक्टिस करते थे बिहार के अंदर मधुबनी जिले में। तो मधुबनी जिले में ज्यादातर लोग इसकी तब भी प्रैक्टिस करते थे। अभी तो ऑल ओवर इंडिया कहिए या इंडिया के जो भी लोग अब्रॉड में भी सेटल्ड हैं वो मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग को प्रैक्टिस करते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन उस समय जब ये ओरिजिन हुआ तो इसके जो मेन जो एक मास ऑफ द पीपल जो था दे आर सेटल्ड इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो इस वहां से जो मधुबनी इसका नाम पड़ गया कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में जो है मेजोरिटी ऑफ द पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग मिथिला पेंटिंग दे आर स्टेइंग रिसाइडिंग इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मधुबनी पेंटिंग। अदरवाइज अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में इतने लोग प्रैक्टिस कर रहे होते तो वो नाम पड़ जाता, लेकिन इसका ओरिजिन जो है वो नेपाल में हुआ था। और कैसे हुआ तो बहुत लोग जानते ही होंगे
कि जब माता सीता का विवाह होने वाला था तो उनके जो पिता हैं राजा जनक, उन्होंने बहुत सारे कलाकारों को, लोकल आर्टिस्टों को बुलाया कि भाई सजा दो और डेकोरेट करो। तब उन्होंने जो है वहां पे मिथिला पेंटिंग की थी। और ये जो जनकपुर है ये प्योर मिथिलांचल है। तो जितने लोग बिहार में प्रैक्टिस करते हैं या ऑल ओवर इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं, लगभग उतने ही लोग जो है नेपाल के मिथिलांचल रीजन में भी मिथिला पेंटिंग को बनाते हैं और उसका प्रचार प्रसार करते हैं। वहां भी मिथिला पेंटिंग की बहुत धूम है। ओके, थैंक यू सो मच। ये जो स्टोरी है ये तो शायद सबको नहीं पता होगी कि इस तरह से इसकी शुरुआत हुई। जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक चीज और जो मैं पर्सनली पूछना चाहती हूँ कि हमने देखा है कि मधुबनी पेंटिंग में मोस्टली क्या होता है कि डबल लाइन्स हम देखते हैं जी। तो वो डबल लाइन्स का क्या मतलब होता है? ज्यादातर उनके फेस में भी हम देखते हैं डबल लाइन्स लोग यूज करते हैं जी, अंदर भी काफी इंट्रिकेट वर्क होता है। बट जानना चाहती हूँ कि डबल लाइन्स में क्या रहता है? जी। ये डबल लाइंस जो है ना, एक तो आप देखो जितने भी लोग मधुबनी पेंटिंग बना रहे हैं ना, मैं 1 टाइमर 2 टाइमर या 3 टाइमर आर्टिस्ट की बात नहीं कर रही हूँ। बिकॉज कुछ आर्टिस्ट जो होते हैं वो चाहते हैं कि मैं अपनी बनी हुई क्रिएटिविटी से अपने वॉल्स को सजाऊं, अपने घर को सजाऊं, वो इसलिए पेंटिंग करते हैं। ठीक है, दे आर नॉट सो मच ऑफ, दे आर इंटरेस्टेड बट दे मतलब डोंट मतलब हैव दैट कैलिबर, बट वो चाहते हैं कि कहीं से सीख के मैं वो बनाऊं। लेकिन कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो इसको परस्यू करना चाहते हैं, जो इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो इससे अपना घर भी सजाना चाहते हैं और इसको व्यवसाय भी बनाना चाहते हैं। तो मैं उनके लिए ये कहूंगी कि आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो पहले किसी भी, खास करके पारंपरिक कला में ये जरूरी है। ये फाइन आर्ट में उतनी जरूरी नहीं है, क्योंकि फाइन आर्ट में की यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूशंस हैं जहां बताए जाते हैं, पढ़ाया जाता है बकायदा। लेकिन जो पारंपरिक कला है वो परंपरा दर परंपरा चली आ रही है। तो इसको आपको सबसे पहले इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। थ्योरेटिकल नॉलेज जो है यहाँ बहुत जरूरी है, और एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। ठीक है, टुडे वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारे पास सब कुछ है। पहले उसके बारे में पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं, जितना जान सकते हैं उसको जानिए, और उसके बाद जब आपकी थ्योरी क्लियर हो जाती है तो प्रैक्टिकल पे आइए। तो ये जो आपने डबल लाइंस की बात कही, ये बहुतों को हाँ नहीं पता होगी। वो इसीलिए क्योंकि मैंने देखा है कि कोई भी एक पिकॉक बना दिया या फ्लावर बना दिया या कोई भी एक लेडी बना दी और उसको ब्राइट कलर से आपने भर दिया और आसपास फूल बना दिया, उसको मधुबनी पेंटिंग नाम दे दिया। अभी मैं एक कॉन्टेस्ट की जूरी थी, मैंने उसमें देखा जब बहुत सारे आर्ट आए थे तो मैक्सिमम जो ट्रेडिशनल आर्ट वर्क था वो मधुबनी से था। तो हर किसी पेंटिंग का नाम मधुबनी है, सब जूरीज वही बोल रहे थे, जो भी पेंटिंग है ब्राइट कलर है मधुबनी है। ऐसा नहीं है, कोई भी ब्राइट कलर है या फूल बना हुआ है या कुछ ऐसे बहुत अट्रैक्टिव कुछ भी फिगर है, दैट इज नॉट कॉल्ड एज अ मधुबनी। आपने जो रिप्लिका लाइन या डबल मार्जिन्स या डबल लाइन की बात कही है, वो मधुबनी का एक स्टाइल है। जो मिथिला पेंटिंग है दैट इज वेरी इनरिच एंड इट कंटेन्स द 5 डिफरेंट स्टाइल्स। तो ये डबल लाइन्स जो है ये बिलोंग करती है हमारी भरनी स्टाइल को। भरनी स्टाइल जो मिथिला पेंटिंग की है उसमें हम डबल लाइन का यूज करते हैं। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन योर क्रिएटिविटी फेस पे, और हम नहीं है एक्सेप्शन नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन योर क्रिएटिविटी कि आप वो करो। लेकिन वो भरनी स्टाइल ऑफ मधुबनी पेंटिंग की एक वन ऑफ द पिकुलियरिटी है। तो छाया जी, क्या आप हमें बताएंगे कि कौन, जैसे आपने बोला ना 5 स्टाइल्स होते हैं तो मधुबनी के, तो कौन कौन से स्टाइल होते हैं? हम तो एक ही स्टाइल जानते हैं जी। इसमें 5 डिफरेंट स्टाइल्स है, जैसे कि मैंने बताया जो मिथिला पेंटिंग है अपने आप में बहुत इनरिच है। एक एक स्टाइल के ऊपर आप एक पूरी बुक लिख सकते हो, इतना ज्यादा इसके अंदर सब कुछ आता है। तो द मोस्ट कॉमनेस्ट पॉपुलर जो स्टाइल है इसकी, जो सबसे ज्यादा लोग प्रैक्टिस करते हैं और जो बनाते हैं, वो है भरनी स्टाइल। एज द नेम सजेस्ट, भरनी, कि आपको जो है भर देना है, बस फिल कर देना है। एक बिगर डिजाइन लिया आपने, उसको स्मॉलर डिजाइन से फिल करना है। जो स्मॉलर डिजाइन है उसको फिर आप टाइनी नैनो माइक्रो डिजाइन से फिल करना है, तो दैट इज कॉल्ड एज भरनी।
एज वेल एज इसका जो पिकुलरिटी है, जो मैंने कहा डबल मार्जिन्स, डबल लाइन। विदाउट अ डबल लाइन आपने इतना कलर फिल कर रखा है, that is not called as a Madhubani, that is called as the simple beautiful painting. Definitely the painting should be always beautiful, जब because कोई भी बनाया है तो आर्टिस्ट है, उसको कला आती है, लेकिन बस उसकी आइडेंटिटी हमें चेंज नहीं करनी है। अगर आपने मधुबनी का बेसिक उसमें नहीं डाला है, मिथिला का बेसिक नहीं डाला है, तो फिर उसको हम वो नाम नहीं देंगे। तो जो भरनी स्टाइल ऑफ मिथिला पेंटिंग है, उसमें है कि आपको ब्राइट और प्राइमरी कलर्स का यूज करते हैं मोस्टली, लेकिन अब जैसे कि एज द टाइम पासेस सोर्सेस हमारे पास बहुत ज्यादा हैं, तो हम बहुत कुछ अपना एक क्रिएटिव डाल रहे हैं, थोड़ा कंटेम्प्रेरी। जैसे मेरी जो मिथिला पेंटिंग होती है वो मैं कंटेम्प्रेरी मिथिला पेंटिंग बनाती हूँ, मुझे कुछ अलग करना, एक्स्ट्रा उसमें डालना होता है, लेकिन जो इसका एक बेसिक जो पिकुलरिटीज है वो सब चाहिए उसमें, जिससे आप कह सके कि दिस इज कॉल्ड एज द मिथिला पेंटिंग। बट आप अपना डालिए, जरूरी नहीं है कि आप बार बार इंटरनेट से गूगल से देखें, नहीं, आप अपना डालिए। आपको बेसिक पता चला कि भरनी स्टाइल में क्या होता है। भरनी स्टाइल में ब्राइट कलर्स और प्राइमरी का यूज होता है नेचुरली, जो ओरिजिनली चला आ रहा है। डबल और रिप्लिका मार्जिन्स होती है बिल्कुल पतली, जो लगे कि इसी की शेडो है, रिप्लिका है। और उसके बाद जो है आप बनाइए जो भी आपको बनाना है। और आजकल लोग थोड़ी सी हल्की इसमें शेडिंग नहीं होती, पूरी तरह से कलर फिल्ड होती है, हाफ नहीं कलर होता है, कलर डेफिशिएंट नहीं होता है। तो वो सब धीरे धीरे आप अपनी क्रिएटिविटी के अंदर आप डाल के बना सकते हैं, थोड़ा शेड भी कर दिया तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता। सेकेंड मोस्ट कॉमनेस्ट जो स्टाइल है आफ्टर भरनी इज कचनी। ये मेरे पीछे भरनी स्टाइल में बनी हुई है, तो दैट इज नॉट द कंटेम्प्रेरी स्टाइल, दैट इज द ट्रेडिशनल फॉर्म, ठीक है। लेकिन जो कचनी की मैं बात कर रही हूँ वो है दी लाइन आर्ट। इसमें क्या होता है कि आप जो इंटायर पेंटिंग है बिल्कुल स्केचिंग आप भरनी की तरह करो, लेकिन जो उसकी फीलिंग करेंगे आप वो लाइन के थ्रू करनी है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन योर क्रिएटिविटी कि आप कैसी लाइंस डाल सकते हैं, आप कितना क्रिएट कर सकते हैं। लाइन आपको डालनी है, छोटी डालिए, बड़ी डालिए, मोटी डालिए, पतली डालिए, एक के ऊपर एक डालिए, पैरेलल डालिए, इंटरसेक्शनल हो और डायगोनल हो और चेक्स में हो, स्क्वायर में हो, बस लाइन होनी चाहिए। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर क्रिएटिविटी कि आप उस लाइन के साथ कितना खेल सकते हैं। तो ये हमारा कचनी स्टाइल में है। कचनी मतलब कि ढेर सारा जो है ना उसमें आप लाइंस डाल डाल के कंजस्ट करो, बहुत सारा क्राउडेड, मतलब कितना उस तरह बना सकते हैं, बट एवरीथिंग शुड बी फुलफिल्ड विद। अब आपको अगर छाया जी से कुछ पूछना है क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो। मैम मैं क्या पूछ सकती हूँ मैम क्वेश्चन? नमस्कार छाया जी, मेरा नाम वसुधा है और मैं बैंगलोर से हूँ। मेरा ये क्वेश्चन है कि जब भी मैं कोई मधुबनी पेंटिंग देखती हूँ तो वो एक अलग ही पेपर लगता है और उसका पेन का काम भी अलग लगता है। तो बेसिकली वो मधुबनी में हम क्या यूज करते हैं कि वो लुक और मतलब पेपर का टेक्सचर और वो पेन का फील, मतलब मुझे समझ में नहीं आता वो पेन है या ब्रश है। नहीं, और नीब पेन का यूज करते हैं लोग। अब मैं नीब पेन नहीं करती, मेरे पास भी नीब पेन है, मेरे को ब्रश कंफर्टेबल लगता है। देखिए क्या होता है ना, जब आप इफ यू आर आर्टिस्ट और बहुत लंबे टाइम से आप मान लो कि प्रैक्टिस कर रहे हो आर्ट को, और कई चीज होती है ना जो आप करते रहते हो ना, सबका अपना अपना अनुभव है, एक्सपीरियंस है। जैसे आप बहुत दिन तक पेंटिंग कर रहे हो, आप ब्रश के साथ काम कर रहे हो, आपने नोटिस किया होगा कि आप 0.00 ब्रश भी ले लो ना, हर एक ब्रश अलग चलती है, ठीक है। आप हर एक ब्रांड की ब्रश अलग चलती है, कंपनी की ब्रश अलग चलती है, हर एक शॉप से आप वही ब्रश लो 0.00, बट वो अलग चलेगी। अरे लास्ट टाइम वाली तो अच्छी थी, इस बार अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, समटाइम योर ब्रश इज वेरी फ्रेंडली विथ यू, समटाइम इट्स नॉट। और समटाइम क्या होता है, मैं क्या करती हूँ कि ब्रश को ना आधे से ना सीजर से काट देती हूँ, उसको 0 वाले को भी बहुत पतला करती हूँ और मैं ब्रश से काम करती हूँ। मैंने जैसे ये वाला है, मैंने इसको काटा हुआ है, यहाँ पे बहुत सफाई से मैंने यहाँ से इसको कट किया है। फिर ऐसा नहीं है हर समय ब्रश ऐसे सीजर से काट देने से काम नहीं चलता। कई बार क्या होता है वो ज्यादा पेंट होल्ड कर लेता है और वो फिर, लेकिन कई बार जो है वो काम कर जाता है। तो इट डिपेंड्स अपन यू कि आप उसको कैसे करते हैं। जो आपने कहा कि ये पेपर और पेन की बात की,
ओरिजिनल जो इसका कैनवस हुआ करता था वो पहले तो वो भित्त चित्र था। भित्त चित्र मतलब कि हम दीवारों पे करते थे। कोई भी जो आपका ओरिजिनल जो ट्रेडिशनल ट्राइबल पेंटिंग है या फोक पेंटिंग है, ओनली मतलब दैट वाज ओरिजिनेटेड एंड फर्स्ट मेड ऑन द वॉल्स विद द हेल्प ऑफ मड। तो वो उस समय हम भित्त चित्र उसको बोलते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जब टाइम गुजरे तो हमारा ये हैंडमेड पेपर आया, तो हैंडमेड पेपर पे मिथिला पेंटिंग शुरू हुई। तो उस समय तो ये जो हमारा वाटर कलर पेपर होता है वही हैंडमेड पेपर। नहीं, हैंडमेड पेपर इज डिफरेंट। वाटर कलर क्या है कि हम किसी भी सिंपल पेपर पे करते हैं ना, जैसे सिंपल पेपर है, ठीक है, सिंपल पेपर पे आपने कर लिया, या जीएसएम वाले पेपर पे हम करते हैं, ठीक है। वो ये हैंडमेड पेपर जो होती है वो रफ होता है, थोड़ा सा मोटा भी होता है काफी। लेकिन मैं ना तो मैं हैंडमेड पेपर से करती हूँ, ना तो मैं नीब यूज करती हूँ। मुझे जहाँ कई जगह पेन की जरूरत होती है तो मैं परमानेंट इंक वाले पेन यूज करती हूँ, और नीब वाले भी ब्रश है मेरे पास, लेकिन आई फील कंफर्टेबल विद द ब्रश, ठीक है। कि उस समय बहुत सारी सोर्सेज नहीं थी अवेलेबल, अब हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं, सोर्सेज हैं। तो ऐसा नहीं है, वो नेचुरल कलर से बनते थे, बिकॉज उनके पास ऑप्शन नहीं था, तो नेचुरल कलर से बने। अब आप क्या है कि एज अ मेमोरी, एज अ मतलब ट्रिब्यूट, आप नेचुरल कलर्स बना के इतना एफर्ट लगा के एक पेंटिंग तैयार कर सकते हैं, लेकिन वो दैट पेंटिंग इज मतलब नॉट ड्यूरेबल। अब हमें ड्यूरेबिलिटी भी चाहिए, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है। तो अब ओरिजिनल कलर्स की जगह हम एक्रिलिक कलर्स यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास है। हाँ, तो अब हैंडमेड पेपर की जगह लोग कैनवस यूज करते हैं, मधुबनी पेंटिंग के लिए भी, मिथिला पेंटिंग के लिए भी, और जो उनके नेचुरल कलर्स थे और वो दैट आर रिप्लेस्ड बाय एक्रिलिक कलर्स। अगर आप हैंडमेड पेपर पे कर रही हैं तो आप हैंडमेड पेपर आता है, आप इंटरनेट से भी हैंडमेड पेपर आप मंगवा सकते हैं, और वैसे बहुत सारी कंपनीज है जो हैंडमेड पेपर्स देती हैं। बट वे हैंडमेड पेपर्स का वही है कि आप जैसे स्टार्टिंग में कर रहे हो, इफ यू आर अ बिगिनर, तो आप पेपर से ही शुरू कीजिए। बिकॉज क्या है ना, जैसे कैनवस पे आप कर रहे हैं और जैसे भरनी आप करोगे और डबल लाइन आपने दिया, तो आप अगर डायरेक्ट कैनवस पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, बिकॉज डबल मार्जिन आप दे रहे हैं, कैनवस पे दे रहे हैं, तो कैनवस पे स्मूथली नहीं चलती है ब्रश, ठीक है। हाँ, तो आप पेपर से शुरू कीजिए, और पेपर में भी कोई सा भी पेपर ले लीजिए, किसी भी पेपर पे आप पेन पेपर से शुरू कीजिए, ठीक है। शुरू में आप पोस्टर कलर से नहीं तो आप स्केच पेन से भी भर के देखो उसको कि कैसा लग रहा है। बहुत सारे लोग हैं आजकल जो पेपर पे कर रहे हैं, वो पोस्ट का यूज कर रहे हैं। फिर स्केच पेन की भी बहुत सारी वो वैरायटी आ गई है, डोंट रिमेम्बर वन, मेरे बेटे के पास भी है, तो वो बहुत अच्छा चलता है। बहुत लोगों को मैंने देखा इंस्टाग्राम पे वो रील में बना के वो करते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी पेंटिंग किस चीज से खूबसूरत लगेगी, ऐसा कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। डोंट गो विद दैट। आप जो बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए, और उसके साथ आप जाओ, कैनवस पे करो बाद में, और शुरुआत करो आप किसी भी पेपर से। जी जी, ठीक है। एंड मैम, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैं आपके पोस्ट बहुत दिनों से देख रही थी। आज फाइनली मैम रितु सक्सेना मैम जी के थ्रू मैं आपसे बात कर पाए। आई एम रियली ग्लैड। मी टू ऑल्सो ग्लैड, बिकॉज आप सभी जो है बहुत ऐसा नहीं, ऑल ऑफ यू आर एमिनेंट एंड वेरी रेस्पेक्टेबल फॉर मी, बिकॉज ऑल ऑफ यू आपने समय निकाला मेरे साथ जुड़े, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इट्स वेरी वेरी, आई एम सो प्रिविलेज्ड। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। आप मीटिंग शायद अभी 10 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, तो हम इसको दोबारा ज्वाइन करेंगे सेम विद द सेम लिंक। ओके, आप लोग पूछ सकते हो कुछ मैम से, पूछना हो तो। हेलो, मैंने आगे आगे से बहुत कुछ बता दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे कुछ होते हैं ना, डाउट्स होते हैं, तो मैंने बहुत कुछ क्लियर किया है, बिकॉज इसमें ना बहुत तरह का डाउट होता है। तो मुझे लगता है कि हाँ, इस तरह की चीज है। और रियली आई एम टेलिंग कि अगर किसी को मिथिला पेंटिंग परस्यू करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानिए कि मिथिला पेंटिंग है क्या, कोई भी पेंटिंग हो। बिकॉज आई एम अ फोक आर्टिस्ट, पता नहीं मैं मिथिला आर्टिस्ट पता नहीं लोगों ने बनाया मुझे, मैं तो फोक आर्टिस्ट हूँ, ठीक है। लेकिन सीरियसली
क्वीन ऑफ मिथिला पेंटिंग, अब ये लोगों का ही मेरे को दिया हुआ वो टैग और टाइटल है, क्योंकि मैं सब तरह की पेंटिंग करती हूँ। तो कोई भी आप पेंटिंग उठा लो, चाहे गोंड है, चाहे भील है, चाहे बस्तर है, आप देखेंगी सब में बहुत चीज कॉमन है। और सबके बारे में पहले आप जानिए कि कौन सी पेंटिंग कब बनी और कब शुरुआत हुई, कैसे बनी, बहुत फर्क पड़ता है फिर आप जब प्रैक्टिकल करते हैं उसको। बिल्कुल वैसे ही जब मैथ्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उसके एक्सरसाइज पे आते हैं, सेम वैसे ही, मतलब डायरेक्ट नहीं करने लगते। सेम इसी तरह कोई भी पारंपरिक कला है कि पहले उसके बारे में जानिए कि किस एरिया को बिलोंग करती है, वहां के लोग उस समय कैसे थे, और इसके अंदर क्या थीम है। अधिकतर क्या होता है कि हाउस होल्ड एक्टिविटीज बनती है, या सेलिब्रेशन मोड होता है, डांस मोड होता है, क्या क्या चीजें हैं। तो इस तरह की चीजें जो है फिर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है आपकी चित्रकारी में। आई हैव अ क्वेश्चन रितु मैम। हेलो मैम, थैंक यू, हेलो। आपने छाया मैम से मुझे मिलवाया। छाया मैम, मुझे एक अच्छी बुक का नाम बताइए, मैं सीखना चाह रही थी। और थैंक यू रितु मैम, आपने इतने टाइम भी ये जूम मीटिंग अरेंज की हमारे लिए। तो एक बुक का नाम मुझे बताइए जिस बहुत सारी बुक्स हैं, बट मैं आपको कहूंगी कि देखो बुक्स में क्या होता है ना, जैसे मैंने देखा है, मैं ये नहीं कहती आप लर्न नहीं करो किसी से, बट एक ही तरह की पेंटिंग ना आप बहुत सारी जगह देखोगे। मैंने फेसबुक पे देखा, जैसे कि किसी एक पेंटिंग को मैंने देखी, मैंने उसमें कमेंट किया, लाइक किया, फिर उसके बाद मैंने सेम पोस्ट, मतलब से मिलती जुलती फिर से पेंटिंग देखी, फिर मैंने कहा वो तो अच्छा इनकी पेंटिंग होगी, फिर मैंने देखा कि नहीं ये तो किसी और की पेंटिंग है। तो आप कुछ भी अगर लर्न करते हो, सीखते हो, तो एक ही जैसी आपको पेंटिंग बनानी पड़ती है। ऑल ऑफ यू आर विद द पेन एंड द पेपर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू मेक द कृष्णा, टुडे वी आर गोइंग टू मेक द राधा। ओके, एवरीबडी इज मेकिंग द कृष्णा एंड द राधा। सी यहाँ पे ये नहीं कि आपको कॉपी करना है कि मैंने बनाई, देखो राधा कृष्ण पेंटिंग, मैंने बोला कि 1 टाइमर और 2 टाइमर आर्टिस्ट के लिए, ठीक है। आपका है कि आप ना इसके बारे में पहले पूरा सर्च करो, ठीक है। आप बुक की बात कर रहे हो तो आप इसमें देखना, ठीक है, बहुत सारी बुक है, अमेज़न पे भी अवेलेबल है, ठीक है। और जो मैंने बुक लिखी है बिगिनर्स गाइड टू मधुबनी, उसमें मैंने स्क्रैच टू टॉप लिखा है, मतलब केवल उसमें मेनली प्रैक्टिकल्स हैं, उसमें रिटन वर्क कम है, जितनी हिस्ट्री होनी चाहिए उतनी मैंने बताई है। तो वो अभी जो है दैट हैज बीन पब्लिश्ड, बट आईएसबीएन नंबर मुझे नहीं मिला, इसीलिए वो अभी नहीं आई है। तो आप अमेज़न पे भी जैसे आप टाइप करोगे कि मधुबनी की बुक, आपको बहुत सारी मिलेगी, सो मेनी बुक्स आर अवेलेबल, ठीक है। और बिगिनर के लिए यस प्लीज टेल। अमेज़न पर मैंने सर्च किया, बट वहां पर मोस्टली ऐसी बुक्स मिल रही है जहाँ पे कच्छ, जैसे ये कच्छनी कोबर वगैरह डिफरेंट स्टाइल्स है ना, उनको डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। सो किसी ने मुझे अपने बुक में से कुछ पेजेस शेयर भी किए, बट उन्होंने उसका ना बुक का नाम मुझे नहीं बताया। उसमें बहुत जो भी पेजेस उन्होंने शेयर किए उसमें कुछ कुछ चीजें हैं डिटेल में, थोड़ा एग्जाम्पल। हाँ जी। मिथिला पेंटिंग के ऊपर बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारी किताबें हैं, आप इसको इंटरनेट पे सर्च कर लेना, बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगे आपको। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। आप ना पर्सनली आप बनाओ, कुछ चाहिए, आई एम देयर। See, I don't organize classes because of the shortage of the time and ये, लेकिन मतलब अनऑफिशियली मैंने बहुत लोगों को ऐसी कि आप आई एम ऑलवेज देयर। आपका क्वेरी आएगा, आपका व्हाट्सएप मैसेज आएगा, तो हो सकता है कि मतलब सेम टाइम पे मैं अवेलेबल ना रहूं और आपको रिप्लाई ना करूं, बट डेफिनेटली 100% आई विल रिप्लाई एंड आई विल हेल्प। तो मैं ऐसे एक टाइम क्लासेस ऑर्गेनाइज नहीं करती हूँ, बिकॉज उस टाइम पे मुझे अवेलेबल रहना पड़ेगा, आई हैव टू स्टिक विद दैट टाइम। तो आई मतलब एक कमिटमेंट होता है ना एक टीचर का, जब मैं कि ठीक है मैं ऑनलाइन क्लासेस ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, तो मुझे वो कमिटमेंट के तहत मुझे वहां पे रहना चाहिए। तो वो अभी मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन जैसे आपने कुछ बनाया, आप मेरे साथ शेयर करो, मैं बताऊंगी कि आप नहीं ये ऐसे बनाओ, वो वैसे बनाओ, आई एम देयर फॉर यू। आई विल शेयर माई जो भी स्केचेस हैं, जो बुक के स्केचेस हैं, वो जब मैं होगा तो मैं कोशिश करूंगी कि उसका ई बुक भी एक बना के डाल दूं, ताकि उसका सबको फायदा मिले, ठीक है। उससे ये उसका एक ई मैगजीन जैसी आती है ना, तो ई बुक जो है मैं बना के वो मिथिला पेंटिंग जो मेरी उसमें 5 स्टाइल के बारे में मैंने बताया है, वो ई बुक में शेयर कर दूंगी।
और हाँ जी। फिर वो मैम को मैं दे दूंगी, मैम चाहे तो ग्रुप में डाल देंगी, आप लोग उसका सब फायदा उठाएं। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो वेरी मच। वेलकम वेलकम। एक चीज और, मैं पर्सनली किसी और को कुछ पूछना है मैम से, छाया जी से, आप पूछ सकते हो। हेलो एवरीवन, एक बात मैं आपसे खुद पर्सनली पूछना चाहती हूँ कि जैसे जो मधुबनी पेंटिंग जो पेपर पे बनती है, हैंडमेड पेपर पे, तो लाइक अदर फोक आर्ट, क्या वहां पे भी हमको कुछ बेस कोट मारना पड़ता है, मतलब लगाना पड़ता है किसी चीज का? जैसे पिछवाई में हम कुछ लगाते हैं बेस कोट, या किसी उसमें डायरेक्टली हम लोग? नहीं नहीं मैम, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इजी। मतलब जितने भी फोक पेंटिंग है ना, जितने भी का तो मैं नहीं कहूंगी, बिकॉज लेकिन कुछ फोक पेंटिंग्स हैं, जैसे कि आपकी पिछवाई की बात हो गई ना, इसका जो कैनवस है, जैसे पट्टचित्रा का भी अगर टिपिकल पट्टचित्रा बनाते हैं तो उसका जो एक बेस है वो खुद हम तैयार करते हैं। बहुत ज्यादा वर्क होता है उसके ऊपर। टिपिकल एक पतली कॉटन की साड़ी हो, ठीक है, उसके ऊपर मैं बकायदा उड़ीसा गई हूँ, उस विलेज में गई हूँ और सारा कुछ देखा है, बहुत उसमें बनाने में। अब हम क्या करते हैं, हमें पट्टचित्र बनाना होता है तो हम कैनवस पे बनाते हैं विद हेल्प ऑफ द एक्रिलिक कलर्स। ओनली जो उसके ऊपर डिजाइन बनती है वो सेम है, लेकिन उसका बेस डिफरेंट है। तो अब सारी चीजें चेंज हो गई। टिकुली आर्ट, उसका बेस वुडन होता था, उसके पहले ग्लास होता था। अब क्या करते हैं, हम कैनवस पे बनाते हैं और बैकग्राउंड ब्लैक कर देते हैं, दैट इज द टिकुली आर्ट, फ्रेम कर दो। तो उसी तरह पिछवाई पे भी ऐसी है, वो भी पिछवाई भी जो है, जो ट्रेडिशनल पिछवाई है, ट्रेडिशनल टिकुली है, ये सब नहीं होता, बिकॉज ग्लास वर्क के ऊपर होता था टिकुली, दैट वाज वेरी एक्सपेंसिव पड़ता था। लोगों ने चेंज करके वुड के ऊपर किया, और वुड को भी लोगों ने रिप्लेस कर दिया कैनवस से। तो उसी तरह कलमकारी का भी अलग होता है बेस, उसको बहुत वो करते हैं टैमरिन से के पेस्ट से, उसको जो है लगा के सुखाते हैं, फिर घिसाई करते हैं, तब जाके वो थोड़ा टफ बनता है। ये जो मिथिला पेंटिंग का जो बेस है, हैंडमेड पेपर, डायरेक्टली आप हैंडमेड पेपर लीजिए, उसके साथ आप अपने कलर के साथ शुरू हो जाइए। किसी भी कोई भी एप्लीकेशन की उसके ऊपर जरूरत नहीं है, सिंपल है। मिथिला पेंटिंग वैसे बहुत ही सिंपल है, एवरीबॉडी, बच्चे भी कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। और इसके अंदर जो भी मोटिव्स हैं, इसके अंदर जो थीम है वो बहुत इजी है, पिकॉक है, लोटस है, बस थोड़ी सी जो इसकी पिकुलियरिटी है बस उसका ध्यान रखना है, और बाकी ये पेंटिंग इजी है, इजी से इजी है। एंड आप इसको चाहो तो एक से एक आप इसमें इंट्रिकेसीज वर्क डालकर आप इसको सुंदर बना सकते हैं। इसमें फिगर्स का भी खास स्टाइल होता है, मैंने देखा हाँ। है, स्मॉल नोज। ट्रू 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 दैट व्हाट, हाँ, ये चीज एक है, मैं बताना चाहूंगी। यस यस, ये मैं बताना चाहूंगी, जो भी हमारे बिगिनर्स हैं, जो मतलब अब प्रो आर्टिस्ट के लिए नहीं है, लेकिन कई प्रो आर्टिस्ट भी हैं, लेकिन इस चीज को नहीं जानते होंगे, बिकॉज बीइंग अ डॉक्टर मैं इस चीज को जानती हूँ, नोटिस किया है मैंने, अपनी बुक में मैंने जिक्र भी किया है, और मैंने अपनी बुक में कई चीज जो ऐसी है ना, मैंने खुद से क्रिएट करके डाला है, नॉट कॉपीड फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। जैसे गोदना के अंदर है, कुछ फीचर्स मैंने अपने से भी डाले हैं कि ये भी हो सकता है भाई, ठीक है। उसमें पता है कि वहां जब पुराने आर्टिस्ट जो भी होते थे, जो आप पुराने पारंपरिक कला आप देख लो, आप देखना लगभग सबके सेम होते हैं, जो गोंड के अंदर जो फिगर्स बनते हैं उसी तरह की फिगर्स आपको इसमें भी दिखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैम आपने फिगर के लिए पूछा, बहुत अच्छा याद दिलाया आपने, मैं इस चीज को सोची थी कि मैं बताऊंगी, और ऑलमोस्ट एक हमारा ये सेशन खत्म हो गया और मैं भूल गई। बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस समय के जो हमारे कलाकार जो शुरू में रहे होंगे, पुरातन कलाकार, उन्होंने बस ये देखा कि 2 आंख है, 1 नाक है, 1 मुंह है, ठीक है। अब जो फाइन आर्ट में है, आपका हर एक चीज का एक सही जगह है, जो भाई कुदरती हम जो बने हुए हैं उसी तरह से बनाते हैं। लेकिन जो पारंपरिक कला के अंदर, खास करके मिथिला पेंटिंग के अंदर, एक ब्रॉड आईज बनती है, बिल्कुल ब्रॉड आईज, उसके अंदर जो आईबॉल होते हैं काफी वो प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक है। काफी शार्प पॉइंटेड नोज होती है और लिप होता है, एंड देयर इज, तो क्या है, कुछ कुछ एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स जो होते हैं, ऑल आर मिसिंग। लाइक ये जो हमारा है, ये आप आ रहा है, ठीक है, ये जैसे कि फिल्ट्रम नहीं होता, जैसे कि ये आपका है, ये सल्कस गायब होता है, तो कई चीजें, मेंटोलेबियल यहाँ पे जो डिप्रेशन है ये हमारा गायब होता है। तो जैसे मिथिला पेंटिंग के अंदर आप सिंपल कोई भी चीज अगर आप फाइन आर्ट के अंदर बनाते हैं,
मैम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आप स्क्रीन की तरफ करोगे, हमें नजर नहीं आ रहा। हाँ हाँ, एक सेकेंड। नहीं, मैं रफली एक चीज दिखा रही हूँ, ठीक है जी। ये जैसे अगर कोई भी फाइन आर्ट बनी है, तो मैं बता रही थी कि जैसे कि हम ये फोरहेड बनाते हैं, ठीक है, तो फोरहेड के बाद आप जैसे कि आप कोई भी फोरहेड बनाया तो एक डिप्रेशन जाता है ऐसे, ठीक है, ये हमारा डिप्रेशन होता है। फिर आप नोज बनाते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं, फिर देयर इज अ डिप्रेशन फॉर द फिल्ट्रम, ये चीज के लिए हमारा यहाँ पे डिप्रेशन होता है। देन फिर उसके बाद हमारा लिप है, फिर हम ये लिप बनाते हैं, फिर अगेन देयर इज अ डिप्रेशन यहाँ पे, फिर ये वाला हमारा डिप्रेशन होता है। देन जो हमारा ये अप जाता है, ठीक है। और फिर एक है कि आपकी आईज कहाँ बनेगी। लेकिन ये जब आप मिथिला पेंटिंग ड्रॉ करते हैं तो उसमें देयर इज डायरेक्ट स्लोप। डायरेक्ट स्लोप हमारा यहां से टिप ऑफ द नोज, फिर अगेन बैक एंड कनेक्शन में जो है लिप्स इन कनेक्टिविटी की, सी ये वाला। अब यहां पे हमारा ब्रॉड आईज विथ प्रोमिनेंट आई बॉल, ये हो गया साज सज्जा की जो चीजें एक्सेसरीज हो गए हैं। ये जैसे कि मैंने बताया कि फाइन आर्ट के अंदर क्या होता है कि जैसे आप यहाँ फॉरहेड से आए तो देयर इज अ डिप्रेशन, फिर जैसे नोज तक आए तो फिर देयर इज अगेन डिप्रेशन फॉर द फिल्ट्रम, फिर हम आते हैं तो यहाँ सल्कस के लिए अगेन डिप्रेशन। बट जो हमारा मिथिला पेंटिंग के अंदर जो भी फिगर्स बनते हैं, इधर मेल फीमेल कोई भी, उसमें जितने भी एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स होते हैं ऑल आर मिसिंग, वो आपको डालना ही नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, सी देयर आर वंडरफुल आर्टिस्ट, ग्रेट आर्टिस्ट एंड दे डू द पेंटिंग आर वेरी ब्यूटीफुल, बट मिथिला पेंटिंग के अंदर जो होती है ना, वो फाइन आर्ट वाली फिगर्स नहीं बनती है। वो क्या करते हैं, कई बार फाइन आर्ट वाली फिगर बनाते हैं और सारी चीजें मिथिला पेंटिंग की हैं। अगर भरनी बना रहे हैं तो डबल मार्जिन भी है, ब्राइट कलर्स भी हैं, बहुत सुंदर भी है, बॉर्डर्स भी कर रखा है, सब है, बट जो फिगर बनाया है वो डाल दिया इस तरह वाला, नो। बिकॉज जितने भी हमारे एनाटॉमिकल ब्लंट पेंटिंग बनती है फ्लैट, जितने भी एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स ऑल आर मिसिंग, ऑल आर नॉट इन द मिथिला, मतलब एक भी उसमें मिथिला पेंटिंग में नहीं है। सिंपल फॉरहेड से आया टिप ऑफ द नोज, फिर बैकवर्ड, फिर इन कनेक्टिविटी बोथ द लिप्स अपर एंड द लोअर, और फिर उसके बाद हमारा डायरेक्ट चिन है। देयर इज नो मेंटोलेबियल सर्कल, no philtrum, no glabella. Yeah, this is called the glabella, this is called philtrum, this is called mentolabial sulcus. All are missing in the मिथिला पेंटिंग फिगर। ठीक है, इस तरह का। तो जैसे कि आप शुरुआत करते हैं तो आपको ऐसे ही करना है, इट्स वेरी इजी। इसके अंदर का जो फिगर है, एक लाइन से शुरू करो, फिर बैक जॉ, डबल, फिर लाइन खींचो, और फिर उसके बाद चिन, और फिर ब्रॉड आइज। बहुत इसका फिगर बनाने में मुझे बहुत मजा आता है, एक ही बार में बनाओ इसका फिगर। तो ये डिफरेंस है मैम, दिस इज द डिफरेंस जो आपने मुझे याद दिलाया। मुझे ये था कि मैं ये बताऊं, और बुक में भी मैंने बकायदा इसको एक पेज में बताया हुआ है कि फाइन आर्ट के अंदर जो जो चीजें होती हैं, जितनी एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स हैं, ऑल आर मिसिंग इन दिस। तो ये मैंने डिफरेंट वो करके दोनों में डिफरेंशिएट किया हुआ है अपनी बुक में। आपने बहुत अच्छी हमको नॉलेज दिया, क्योंकि मैं भी मधुबनी आर्ट करती हूँ ना, तो वो फील नहीं आती थी, क्योंकि शायद हम फाइन आर्ट वाली चीजें उसमें इंक्लूड कर देते थे। तो ये इससे हमको, ये मेरे पर्सनल क्वेश्चन था कि मेरे में क्यों नहीं आती थी, अब शायद आएगी। ट्रू, दैट इज, ये ऐसा नहीं है मैम कि जैसे अपने मैंने बताया जैसे बहुत आर्टिस्ट ऐसे करते हैं, तो वो ऐसा नहीं कि दैट इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द मिथिला पेंटिंग, वो इंक्लूडेड है। बट अगर आप चाहते हैं कि मतलब उसके बारे में जाने और बिल्कुल ये हो, तो इसके जो फिगर्स है ना वो ब्लंट होते हैं, मतलब इसके फीचर्स भी, दैट इज व्हाई द इजीएस्ट फोक पेंटिंग। ठीक है, क्योंकि जितनी अच्छी आप देखो जो म्यूरल पेंटिंग है, जो कलमकारी है, जो पट्टचित्र है, उसके अंदर जो फिगर्स हैं, जो भी फीचर्स हैं, दैट इज वेरी शार्प एंड वो फाइन आर्ट से रिलेटेड है। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा आपको एक एक मुद्रा जो है क्लियर होती है, जो कलमकारी के अंदर, पट्टचित्र के अंदर, म्यूरल के अंदर, जो राजस्थानी पेंटिंग्स है, उन सब के अंदर जो फीचर्स हैं, जो हाथों की उंगलियां, एक एक उंगलियां पता चलती कहाँ क्या है।
मिथिला पेंटिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ब्लंट है। बांसुरी है तो ऐसे पकड़े हैं कृष्ण कन्हैया, ठीक है, पता चला कि दोनों हाथ के पीछे बांसुरी है तब भी चलेगा, दोनों हाथ के आगे बांसुरी आ गई तब भी चलेगा। पुराने आप पुरातन कलाकार लोगों की इंटरनेट में बहुत सारे पेंटिंग आप देखिए, लेकिन दैट आर द मास्टरपीस, उन्होंने इंटेंशनली नहीं बनाया है, वो बन गई है वैसी। तो उसको जो है आप चाह के भी वैसी पेंटिंग नहीं बना सकते जो उन्होंने बना। खूबसूरती यही है मधुबनी की, जो खूबसूरती है वो इसी में है। ट्रू ट्रू, इसी में है कि इसके जो फिगर्स, अब कई चीज जो है मैं तो चाहती हूँ और जानते हुए भी मैं वैसा नहीं, मुझसे नहीं बनता, ठीक है, कि मैं ये कैसे करूं, क्योंकि आप सर्च करोगे उस समय के जो बहुत सारे कलाकार हैं, बिकॉज देखिए उन्होंने कहीं सीखा नहीं। आज हम बहुत कुछ जानते हैं, तो जानते हुए कई चीज हम नहीं कर सकते। जैसे ऐसे बांसुरी ऐसी है, ठीक है, अब ऐसे जैसे हमने ऐसे बनाई है, तो ये बांसुरी का ये पीछे वाला पार्ट तो आगे नहीं दिखेगा ना, लेकिन आप देखना कि कई जगह ऐसे ऐसे है, ऐसे भी आप देखोगे कि ऐसे कलाकार ने बना रखी है। अब ये कैसे होगा? तो मतलब अब जैसे हम नथ बनाते हैं, ठीक है, तो अब ये वाला जो पार्ट है वो छिप जाता है चाहे कुछ, तो आप देखना कई बार ये दिख रहा है कुछ, तो वो जो बनाते सब उनका एक मास्टरपीस है, वो क्रिएटिविटी है, और जो उन्होंने बना दी हम नहीं बना सकते। नथ भी बहुत बड़ी बनाई जाती है शायद मधुबनी में। नथ, प्लीज रिपीट मैम। मैं कह रही हूँ नथ भी शायद बहुत बड़ी बनाते हैं मधुबनी में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही कहा। नथ के अंदर भी क्रिएटिविटी होती है, मतलब कोई भी नथ अगर बनाया है तो उसके अंदर देयर इज अ क्रिएटिविटी। आई थिंक ये पेंसिल से ज्यादा अच्छे से नथ अगर बनाया, हाँ, इसी में मैं बना के दिखा देती हूँ ना, ठीक है। नथ अगर बनाया तो उसके अंदर भी जो आपने क्रिएटिविटी डाल सकते हैं, कोई भी चीज। जैसे यहाँ पे स्पेस के अकॉर्डिंग कम है, तो मैंने जैसे कि ये लोटस बना दिया, ठीक है। चलो फिर हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। मैं तो आइस को भी नहीं छोड़ती, ठीक है, मैं आइस के अंदर भी डाल देती हूँ बहुत कुछ, ठीक है। इसमें जो है नथ के अंदर भी बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है। देखिए इसके बहुत ज्यादा स्कोप होता है कि मतलब हम कितना क्या बना सकते हैं। अब जैसे आइस भी होती है, तो मैंने आइस के अंदर भी डाला हुआ है कि आइस के अंदर भी, मैं ऐसा नहीं देखी हूँ कहीं, लेकिन मैं करती हूँ। वही मैंने कहा कि ये आपकी क्रिएटिविटी कि आप क्या कर सकते हैं, बट या यू हैव टू स्टिक विद द बेसिक, यू हैव टू स्टिक विद द पिकुलैरिटीज ऑफ वन ऑफ द स्टाइल जो भी है, लेकिन आप कर सकते हैं, आप अपना वो कीजिए। आइज इतना ब्रॉड बनता है, इतना स्पेस होता है कि उसके अंदर भी हम कुछ डिजाइन कर सकते हैं। और नथ इसकी बड़ी बनती है, उसके साथ लोग फिश बना देते हैं, लोटस फ्लावर्स बना देते हैं। मैंने एक आदमी टोटवाइज भी बनाया है, तो उसके अंदर भी काफी स्कोप है। तो आप इसको जितना भी इंट्रिकेट बना सकते हैं, और जितना इसके अंदर आप फूल पत्ती डाल सकते हैं, उतना ज्यादा अच्छा खूबसूरत लगता है। डिपेंड्स अपन यू कि आप कितना इंट्रिकेट वर्क चाहते हैं, बिकॉज मुझे बहुत पसंद है इंट्रिकेसी, और मुझे लगता है कि जितना भी माइन्यूट हो तो उतना खूबसूरत लगता है ये। थैंक यू सो मच छाया जी, आपने मुझे बहुत सारे हमको नॉलेज दिया। मुझे लगता है कि आपने इतना कुछ बता दिया कि अभी शायद किसी के पास कोई क्वेश्चन है नहीं। नहीं, कई बार होता है ना, खुद में लगता है कि ये सारी चीजें, मतलब मुझे भी कई बार, मतलब जब मैंने शुरू की, मेरी मेंटर, मेरी गाइड मेरी मम्मी ही रही है, बिकॉज मेरा ननिहाल नेपाल है। तो वहां पर जो है किसी भी जो घर है भाई, आज से 20 साल पहले जो था वो अब नहीं है। मतलब बहुत महंगी महंगी लोग पुट्टी करवाते हैं, सीमेंट और ये, और वो जो दीवारों पे पेंट करवाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो अब नहीं चाहते हैं लोग उसको बिगाड़ना। लेकिन पहले क्या होता था, कोई भी ओकेजन्स होता था, कोई भी सेरेमनीज होते थे, मुंडन संस्कार, मुंडन है आपको, उपनयन संस्कार है, तो उसमें यही मिथिला पेंटिंग बनती थी। और अभी तो क्या है, बहुत लोग रेडीमेड बना लेते हैं या पेंटिंग नहीं करवाते अब। तो मैं बहुत ज्यादा जब छोटी थी स्कूल में, तो शादियों पे जाती थी, तो बहुत सारा मैंने बहुत उनसे काम किया हुआ है, जो उसमें ये ब्रश नहीं होती थी। जब मैं स्कूल में थी उसमें जब जाते थे हम, तो ब्रश खुद बनाते थे। कॉटन स्वैप को एक माचिस की तीली, या जो हमारा नारियल का जो झाड़ू आता है उसकी तीली में लपेट कर, और फिर जो नेचुरल कलर्स होते हैं, पेंट, ये एक्रिलिक कलर्स वगैरह नहीं होते थे, जो नेचुरल कलर्स हैं उसमें डिप करके हम ड्रॉ करते थे।
और फिर उसको करते थे। ये मैंने खुद किया हुआ है जब मैं छोटी थी बहुत, बिकॉज आई वाज सो इंटरेस्टेड कि मैं 4-5 साल में मतलब उस शादी में जाके मैं ये पेंट वेंट करती थी। तो मुझे ये चीज वहीं तो जब मैंने शुरुआत की धीरे धीरे, मुझे ये सब बात लगता था, मुझे लगता था कि भाई आईज यहाँ क्यों होगी, हाँ आईज को तो यहाँ पे यहाँ होना चाहिए, लेकिन आईज हमारा यहाँ होता है, यहाँ से हम करते हैं, यहाँ क्यों आईज बनाएंगे मम्मी। तो मतलब मैं कई बार जो है जान के भी वो चीज नहीं करती थी। मम्मी बोली कि नहीं यही इसका बेसिक है, यही इसका ट्रेडिशनल वो है, जब तक ऐसा नहीं करोगे तो लगेगा ही कि नहीं मिथिला पेंटिंग आपको यही बनानी है। तो बहुत मुश्किल से इस चीज को मैं समझ पाई, क्योंकि इट्स नॉट इजी इन स्पाइट ऑफ नोइंग दैट ये करेक्ट हमारा जो है यहाँ पे आईज बनाने का जगह नहीं है, आपको वहां नहीं बनाना है। और इन स्पाइट ऑफ नोइंग द फाइन आर्ट, मैंने पोर्ट्रेट सीखा हुआ है, अभी हाल में मैंने ऑनलाइन डिप्लोमा फाइन आर्ट में किया, लेकिन उसके बाद भी आई एम परसुइंग द फोक आर्ट बिकॉज आई वांट टू प्रमोट द वैनिशिंग फोक आर्ट स्पेशली। और मैं 8 to 10 मैंने पोर्ट्रेट सीखा, 10th में बोर्ड के टाइम मैंने पोर्ट्रेट छोड़ दिया, और एक हद तक मैं बहुत अच्छा पोर्ट्रेट बनाती थी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं गया कि मैं उसको परस्यू करूं। तो ये सब जानते हुए भी कि एक पोर्ट्रेट में क्या क्या होता है, और उसके बाद जो है मैं गाल पे बनाऊं आंख, तो मुझे लगा नहीं मैं कैसे करूं। तो धीरे धीरे इस चीज को लगता है, तो मुझे बहुत चीज जो मुझे डाउट था उस समय वो मैंने बताया कि ये सब चीजें थी, वो सब मैंने अपने बुक में डाली है कि मुझे ये सब डाउट था। तो बहुत सारे कलाकारों को ये सब चीजें लगती होंगी, तो उनको ये बताना चाहिए, तो ये इसलिए मैंने पहले से आगे से ही बता दिया। थैंक यू सो मच छाया जी। नेक्स्ट टाइम आप दिल्ली आना तो आपके साथ हम फिजिकली एक वर्कशॉप भी प्लान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, दैट विल बी ऑनर फॉर मी, रियली रियली मैम, थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। नाम दिख रहा है रूपा जी, जी मैम, रूपा जी, सुरुचि जी, मुनीश जी, और एल्फ आर्ट्स में है, आपको भी बहुत बहुत नाम नहीं आया, शायद इनके आर्ट्स से ग्रुप से नाम आ रहा है। तो आई एम रियली रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू एवरीवन, और सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली रितु मैम, आपका तो मैं क्या बात कहूँ कि आपने मुझे मिथिला पेंटिंग पे बोलने के लिए बुलाया। मिथिला पेंटिंग ऐसा मेरे मतलब इतनी ऑब्सेस्ड हूँ कि नींद में भी अगर मुझे जगाओ ना और बोलो कि चलो 50 लाइन मिथिला पेंटिंग पे बोलो तो मैं बोल दूंगी। मतलब इतना ज्यादा इसके अंदर जो है ना, बचपन से ही वो चीज है कि घर में जब मैंने अपनी आंख खोली तो मैंने मिथिला आर्टिस्ट को ही पाया। तो कोई ये है कि कोई प्रोफेशनल नहीं थे, बट सभी जो है मतलब घरेलू उस पे करते थे, प्रोफेशनल कोई नहीं था। मतलब नन ऑफ द इन माय फैमिली इज आर्टिस्ट या कोई भी नहीं था। मुझे ही बस थोड़ा सा आर्ट और क्रिएटिविटी का था कि मैं इसको परस्यू करूं। तो आपने मिथिला पेंटिंग में बोलने दिया मुझे, तो थैंक यू सो मच, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मुंबई से जुड़ी थी हमारी एक फ्रेंड, खताना जी ना, हाँ, उनसे कहूंगी कि आप बिल्कुल आप पर्सनली आप जो कुछ भी पेंटिंग बनाते हो आप शेयर करो, उसमें कोई भी डाउट है आई विल बी देयर। ऑफिशियली आई एम नॉट देयर, ठीक है, बट ये है कि अनऑफिशियली कई लोग मुझे मैसेंजर करते हैं, आप क्लास लेती हैं क्या, क्लास लो मुझे बताओ, लेकिन नो, मैं कोई कमिटमेंट नहीं करती, लेकिन ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को गाइड किया है, तो आई एम ऑलवेज देयर अनऑफिशियली, ठीक है। तो उसके लिए मैं हमेशा आपके लिए तत्पर रहूंगी। आपका जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी पेंटिंग्स होंगी, जो भी डाउट होगा, आई विल क्लियर, आई एम ऑलवेज देयर, यू कैन कनेक्ट मी विथ व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच छाया जी फॉर टेकिंग टाइम। Thank you, ma'am. Thank you all. Bye, ma'am. Bye. Bye. Bye, ma'am. Bye.